हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SN1 SN2 रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कायरलिटी के बारे में कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कार्बन कंपाउंड पे फोकस करेंगे। और कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन कंपाउंड है, तो अगर ये कार्बन कंपाउंड है और इसके सराउंडिंग में 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, एक क्लोरीन है और एक मिथाइल है। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में 4 एटम्स हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके सराउंडिंग में 4 एटम्स तो हैं और चारों के चारों डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं कि 3 एटम्स है 4 एटम्स। 4 एटम्स होना चाहिए। और अगर वो चारों डिफरेंट हो तो वैसे कार्बन जो होते हैं कायरल होते हैं। कायरल क्यों होते हैं वो? कायरल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर उनका मिरर इमेज बनाया जाए तो मिरर इमेज इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन होगा, H यहाँ पे रहेगा, Cl इस साइड बन के आएगा। फिर इधर अगर हम शो करें तो यहाँ पे CH3 दिखेगा और यहाँ पे हमको दिखेगा ड्यूटेरियम D दिखेगा। तो इसका मिरर इमेज कुछ इसके जैसा बनेगा। या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मिरर इमेज इसके जैसा बनेगा। अपोजिट भी ट्रू है। तो अगर किसी कार्बन का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कि अगर इसको हम पेज से बाहर निकालें, और इसके ऊपर रख दें तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे का ये। लेकिन कैसा मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कायरल हुआ, ये भी कायरल हुआ और ये भी कायरल हुआ। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि लोग सोचते हैं कि ये एग्जिस्ट करता होगा और ये तो मिरर में है, मिरर वाला थोड़ी एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन नहीं, नेचर में, रियलिटी में दोनों पेयर एग्जिस्ट करता है। ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये दोनों में रिलेशन क्या है? तो दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इस पेयर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग इतना बार बार नहीं बोलेंगे कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसके जगह पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं और इसको बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं? इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या हुए? इनैंशियोमर्स। ये कायरल कंपाउंड हुए। हाँ, तो कायरल कंपाउंड पे हम लोग बात कर रहे थे। कायरल कंपाउंड किसको बोलेंगे? कायरल कंपाउंड वो बोलेंगे जिसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जब हमको बोलना होगा तब तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि दोज कार्बन कंपाउंड्स हुज मिरर इमेज और एनी कंपाउंड्स हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहेंगे। लेकिन पेपर पे जब हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसको सुपर इम्पोज करके देखें। तो कैसे फिर पता करेंगे? तो उसी का तरीका हम बताएं कि जब कार्बन कोई भी हो और उसके सराउंडिंग में 4 एटम्स होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए, और चारों के चारों अगर डिफरेंट हो तो कायरल होगा। जैसे कि ये कायरल है, ये कायरल है। अब जैसे हमसे अगर पूछे कि इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा कायरल है और कौन ए कायरल है, तो जैसे हम इस कार्बन पे नोटिस करें तो ये जितने भी हैं सब कार्बन है। ये सब कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इस कार्बन पर फोकस करते हैं। अब इस कार्बन से इधर क्या अटैच्ड है? CH3। इधर क्या अटैच्ड है? Br। 2 एटम है, दोनों डिफरेंट है। अब 2 बच गया ये। तो इधर क्या अटैच है? 2 कार्बन। इधर क्या अटैच्ड है? इधर भी 2 कार्बन। तो ये दोनों तो मैच कर गया। जबकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 जो होते हैं वो चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये फिर कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। तो जब ये कायरल नहीं है, ये तो कायरल नहीं है फिर। तो कायरल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ए कायरल। ये ए कायरल मॉलिक्यूल है। इसको चेक करना है अगर कायरल है कि नहीं, तो इसमें हम इस कार्बन को चेक करेंगे। इसी पे एटम्स डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। तो इधर क्या है? अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं शो किया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन होगा एक। इधर क्या है? Br। तो इधर का आइटम डिफरेंट है, इधर का आइटम डिफरेंट है, 2 तो डिफरेंट हो गया।
ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये सब कार्बन होंगे। अब इस कार्बन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में कितने कार्बन, 3। तो ये अलग टाइप का हुआ, ये अलग टाइप का हुआ। इधर हाइड्रोजन, इधर Br, चारों के चारों डिफरेंट है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है। तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, बट ये अकायरल होगा। जैसे कि ये मॉलिक्यूल कायरल था, ये भी कायरल होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यों हम लोग इसको स्पेशली पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें? प्रॉपर्टी ये होता है कि दे रोटेट, वो रोटेट करते हैं किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ लाइट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता हो, तो वैसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कायरल कंपाउंड जो होते हैं, उनका जो प्योर कायरल कंपाउंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, या फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता हो, वैसे कंपाउंड जो होते हैं वो कायरल कंपाउंड ही होते हैं। और वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कंपाउंड क्या हुए? व्हिच मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। प्रॉपर्टी क्या होता है कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या कह लो कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इनांसियोमर्स। तो इनांसियोमर्स अभी हम लोग देखें, फिर से वैसे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, जैसे इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इधर ईटी है, ईटी मतलब इथाइल, और इधर Pr है, सपोज कर ले प्रोपाइल है। इसमें कार्बन है, और कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स हैं वो सब के सब क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि कायरल होगा। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा मिरर इमेज इसका। इधर Pr हो जाएगा, इधर Et हो जाएगा, और इधर CH3। कुछ इस तरह का बनेगा इसका मिरर इमेज। तो ये कंपाउंड क्या है? कायरल है। और इसका ये मिरर इमेज है, ये भी क्या है? कायरल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, जैसा अभी देखें। तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव। और ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये भी रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा। तो दोनों मिरर इमेज है, तो क्या दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी है ऑप्टिकली रोटेशन में? हाँ, रिलेशनशिप है। अगर ये राइट रोटेट किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये उसको लेफ्ट रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा लेफ्ट? क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके ग्रुप जो है ओरिएंटेड है। इसका प्रोफाइल अगर लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसका प्रोफाइल राइट में दिख रहा है। दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, लेकिन ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग अलग है। दोनों कायरल हैं, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों में जो हम लोग अगर पैटर्न देखें एक तरीके से, तो क्या होगा कि दोनों का और जो पैटर्न है वो सेम है। इस फिंगर के बाद मिडिल फिंगर के बाद, ये सब फिंगर्स का पैटर्न सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। अगर इसका थंब राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका थंब लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ग्रुप का डायरेक्शन अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो अगर ये राइट रोटेट करेगा, तो ये लेफ़्ट रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और ये अगर लेफ़्ट करे, तो ये उसको राइट रोटेट करेगा। मतलब हम 2 बार एक्सपेरिमेंट करें, एक बार बीकर में इसको लेके एक्सपेरिमेंट करें, एक बार बीकर में हम इसको लेके एक्सपेरिमेंट करें, तो नोटिस करें कि अगर ये राइट करता है तो ये लेफ़्ट करता है, ये लेफ़्ट करता है तो वो राइट, मतलब अपोजिट होगा दोनों। तो इनांसियोमर्स में क्या प्रॉपर्टी होता है कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बिकॉज बोथ आर कायरल ना, तो दोनों रोटेट करेगा, बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। अगर कोई राइट रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि वो राइट रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर कोई लेफ्ट रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। हाँ, रोटेट वही करेगा जो कायरल है, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा,
अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये +50 डिग्री से रोटेट करता है तो ये -50 डिग्री से रोटेट करेगा। अगर ये +50 से रोटेट करता तो ये -50 से रोटेट करता। तो अगर अब अलग अलग रहेगा तो ऐसा होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं। तो अगर इनान्सियोमर्स को डिफाइन करने को आएगा तो हम उसमें क्या बता सकते हैं कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनान्सियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट दे हैव अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? अपोजिट होता है। दे हैव अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, बट डिग्री ऑफ रोटेशन बाय मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल। डिग्री ऑफ जो मैग्नीट्यूड होगा डिग्री ऑफ रोटेशन का वो इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का 50 है, बट एक का प्लस तो एक का माइनस। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि क्या होगा कि अगर हम दोनों कंपाउंड को एक ही विकर में मिला दें, डेक्स्ट्रो वाले को लीवो वाले को। जैसे इस केस में क्या देख रहे थे कि अलग अलग चैम्बर में रखे दोनों को, और हम फिर दोनों से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किए। तो अगर ये राइट रोटेट कर देगा तो ये लेफ्ट रोटेट कर देगा। लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें तो दोनों को एक ही में मिला के रख दें, तो दोनों को जब एक ही में मिला के रख दें तो फिर कैसे होगा? तब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई अगर पास करेगा तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? तो वैसे सिचुएशन में उसका ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा 0। लेकिन कंडीशन है कि दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए? इक्विमोलर होना चाहिए। इक्विमोलर मतलब दोनों मोल वाइज 50% 50% होना चाहिए। अगर हमारे पास एक जो है, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है H, फिर CH3, फिर इसमें ET है, PR है, और इसमें एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H, PR, ET और ये CH3, तो दोनों का अमाउंट बराबर बराबर यूज करना है। दोनों के मोल्स इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के अगर हम इक्वल मोल्स यूज करेंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे, 50-50% अगर दोनों होंगे तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर ये लेफ्ट रोटेट करेगा तो सेम मैग्नीट्यूड से क्या कर देगा? राइट रोटेट कर देगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसमें दो है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलेंगे किसको रेसिमिक मिक्सर? रेसिमिक मिक्सर इज द mixture of enantiomers in equimolar proportion. In equimolar proportion, and they have optical rotation 0, means they are optically inactive. Why they are optically inactive? They are optically inactive because they contain equimolar proportion of both enantiomers, and optical rotation of one molecule will be cancelled by the other molecules. Hence overall optical rotation becomes 0. तो रेसिमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। पता कैसे चलेगा? रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इसका। हाँ, रिप्रेजेंटेशन होता है। रेसिमिक मिक्सर को प्लस माइनस से या फिर स्मॉल d और स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। d मतलब डेक्स्ट्रो, l मीन्स लीवो। डेक्स्ट्रो लेवो दोनों है उसमें। तो अगर ऐसे, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो ये प्लस माइनस यहाँ पे आगे जो लगाया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स दैट ये मिक्सर है। कैसा मिक्सर है? ये रेसिमिक मिक्सर है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना ही है। रेसिमिक मिक्सर है तो इसका आंसर क्या हो जाता? बिकॉज दिस इज अ रेसिमिक मिक्सर, एंड रेसिमिक मिक्सर हैव टू enantiomers in equal proportion, and that's why they are optically inactive, because optical rotation of one molecule will be cancelled by the other molecule, that's why। तो ये हो जाएगा। तो ये रेसिमिक मिक्सर देख लिया हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे कि SN1 SN2। अब SN1 SN2 क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे कि हमारे पास कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, हेलो अल्केन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो रिएक्शन देते हैं ना, ये बेसिकली हेलो अल्केन्स ही देते हैं। हेलो अल्केन्स
हेलो एरिन्स में रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ हेलो अल्केन्स में होता है। हेलो एरिन्स में क्यों नहीं होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान देना है कि ये रिएक्शन हेलो अल्केन्स में होते हैं। तो अल्केन में क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई हेलो अल्केन का कंपाउंड होगा तो उसमें CX बॉन्ड होगा। C मीन्स कार्बन, X मीन्स हेलोजन। तो हेलोजन पे होगा स्लाइट नेगेटिव, कार्बन पे होगा स्लाइट पॉजिटिव। तो जब CX बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। और ये क्या है फिर? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो किसी भी हैलो अल्केन्स में CX बॉन्ड तो होगा ही, यानी कि हर एक हैलो अल्केन में एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। विच कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन? कार्बन दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड विच कार्बन विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज दैट इज अटैच्ड डायरेक्टली विद द हैलोजन एटम। इसी पे सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद वाले पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट डायरेक्टली तो यही कनेक्टेड है, तो इसी पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो दैट कार्बन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 Cl, तो इसमें कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है? इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। ये कार्बन मेरा इलेक्ट्रोफिलिक है। इस पे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होगा, बट वो इसकी वजह से होगा कि क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, आई इफेक्ट की वजह से होगा। तो हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये होगा। इस पे मैग्नीट्यूड कम होगा, डबल डेल्टा हो जाएगा। तो अब जब कोई रिएक्शन होगा तो बहुत बार हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है CH3Cl और इसका रिएक्शन हम कर दिए एक्वस NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3OH प्लस NaCl। तो इसको नोटिस करना है, समझना है इसमें कि इसमें हुआ क्या है। ओवरऑल हुआ ये है कि CH3 के साथ पहले Cl था, अब CH3 के साथ OH है। इसका मतलब ये हुआ कि Cl हटा OH आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन कौन किया, कौन आया? सब्स्टिट्यूशन बाई। कौन सब्स्टिट्यूट किया Cl को, कौन आया? OH। OH पे कैसा चार्ज होता है? माइनस, क्योंकि Na पे प्लस, OH पे माइनस। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन बाई OH। और जब भी हमको सोचना है ना, तो कार्बन कंपाउंड से सोचना है, रिलेट कार्बन को करना है, कार्बन कार्बन को रिलेट करना है। तो मेरा पूरा फोकस कार्बन पे बस होगा कि कार्बन में कौन आया, कार्बन में कौन गया, ये। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कौन हुआ? OH से सब्स्टिट्यूशन हुआ। OH क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये दो तरीके का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग पहले देखने वाले हैं यूनिमॉलिकुलर, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने वाले हैं। तो यही प्रोसेस देखने वाले हैं कि ये दो तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है। तो जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि बॉन्ड टूटता है और उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोकेटायन बनता है उसमें, मतलब कि बीच में थोड़े समय के लिए कार्बन पे प्लस आ जाता है। थोड़े समय के लिए प्लस आएगा, कुछ देर फिर वो हट जाएगा, लेकिन थोड़े देर के लिए प्लस बनेगा, प्लस कार्बन पे आएगा और वो पूरा प्लस आएगा, कंप्लीट प्लस। ये पार्शियल की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट प्लस। तो कार्बन पे जब कंप्लीट प्लस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कैसे होगा आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। और SN1 रिएक्शन कितना जल्दी होगा, कितना फास्ट होगा, कितना जल्दी वो कंप्लीट होगा, वो डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल बन रहा है। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो SN1 फास्ट होगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होते हैं? सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है कार्बोकेटायन में CH3 पे प्लस। ये वाला कार्बोकेटायन सबसे अनस्टेबल होता है। बाकी 3 डिग्री सबसे स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे भी कम CH3 प्लस। इसको मिथाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो जो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है वो SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। सीधा सीधा ऐसे समझना है।
कि कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो SN1 फास्ट होगा। और स्टेबल में कौन कार्बोकेटायन माना जाएगा सबसे ज़्यादा? तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब कम स्टेबल होते हैं, और 3 डिग्री ये मिथाइल कार्बोकेटायन तो बहुत कम स्टेबल। अब एक क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी जो है वो तो SN1 देने का टेंडेंसी इसमें कम है, 3 डिग्री में ज़्यादा है, 2 डिग्री में थोड़ा कम है, लेकिन 1 डिग्री में और मिथाइल में तो काफ़ी कम है। अब एक कार्बोकेटायन है हमारे पास CH3CH, कार्बोकेटायन नहीं, एलाइल हैलाइड लिख दिया हम। और एक और हमारे पास कंपाउंड है ये बेंजाइल हैलाइड। इसका नाम बेसिकली एलाइल क्लोराइड है। पहले के वीडियो जो हम लोग बता चुके हैं कि एलाइल कंपाउंड क्या होते हैं। एलाइल, ये एलाइल है और ये क्लोराइड है। एलाइल क्लोराइड है और ये बेंजाइल क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल है। तो ये जो है, जब ये कार्बोकेटायन बनाएगा तो अब हमसे पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड है, ये SN1 फास्ट देगा तो स्लो देगा। तो हम SN1 का तो ऑर्डर ये बता दिए, तो SN1 का ऑर्डर यही होता है, 3 डिग्री फास्ट देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल सबसे स्लो देता है। तो अगर इसमें हम कार्बोकेटायन सोचें तो प्लस कहाँ पे डेवलप होगा? ऑब्वियसली Cl लीव कर जाएगा, प्लस यहाँ पे डेवलप होगा। इसमें Cl लीव कर जाएगा, प्लस यहाँ पे डेवलप होगा। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। तो फिर कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है ये, 3 डिग्री की 1 डिग्री? तो ये तो क्या है ना कि बस इस साइड से कनेक्टेड है कार्बन से, इस साइड से तो कोई है नहीं, इस साइड से तो कोई है नहीं, तो ये तो 1 डिग्री हुआ। इसमें क्या है कि ये तो बस इस साइड से कार्बन से कनेक्टेड, इधर तो क्लोरीन है, इस साइड से कोई नहीं कार्बन, इधर से कोई कार्बन नहीं, तो एक ही साइड से कार्बन है, ये भी 1 डिग्री हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों 1 डिग्री है, इसके बाद भी ये SN1 रिएक्शन ही देता है, तो SN1 तो 3 डिग्री को देना चाहिए मेनली, फिर ये SN1 क्यों देता है? बिकॉज इसका रीज़न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका रीज़न ये है कि एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल, इसका रीज़न है कि एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ये लग रहा है हम लोगों को कि स्टेबल नहीं है, 1 डिग्री है तो, लेकिन 1 डिग्री के बाद भी ये स्टेबल है, क्योंकि इस दोनों में क्या है, रेजोनेंस है। ये पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी डबल डबल, यहाँ पे फिर ये सिंगल, फिर ये पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो जहाँ भी रेजोनेंस हो गया वो 1 डिग्री है, तब भी वो स्टेबल होगा, और जब वो स्टेबल होगा तो SN1 को फेवर करेगा। तो एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड फेवर्स SN1 रिएक्शन because they form carbocation intermediate and their carbocations are stable, allyl and benzyl carbocations, and they are stable because of resonance, they are resonance stabilized. इसलिए in spite of being primary halide they gives SN1 reaction because their carbocations are stable. तो ये हैलाइड जो है वो SN1 देगा, क्योंकि इस हैलाइड का कार्बोकेटायन जो होगा उस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए SN1 देगा ये। तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, और उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN1 स्लो देगा। ठीक है, तो जितने भी बेंजीन से, बेंजीन के बाद कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, मतलब बेंजाइल टाइप के जितने भी होंगे सब SN1 देंगे, ये चीज़ ध्यान देना है। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 स्टेप प्रोसेस कैसे होता है देख लेते हैं इसको भी। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड, इधर सपोज कर लेते हैं कोई R है, इधर कोई R डैश है, कोई R डबल डैश है, अलग अलग ग्रुप हम इमेजिन कर लेते हैं, और इधर है X, कोई हैलोजन एटम है। अब हैलोजन एटम तो हमेशा लीव करता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में। तो जब ये लीव करेगा तो पहले यहाँ से क्या होगा ना कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये 2 स्टेप में होता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा पहले, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, अभी कार्बन का 4 बॉन्ड था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा कार्बन के पास बॉन्ड हो जाएंगे सिर्फ 3, एक R बचेगा, एक R डैश बचेगा, और एक R डबल डैश बचेगा। तो निकल क्या गया यहाँ से, ये X, यही तो निकला, यहाँ से निकल गया X माइनस। ये क्या है फिर जो निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे हैलोजन लिविंग ग्रुप होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है,
सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन। क्यों आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा रहेगा, और बड़ा बॉन्ड लेंथ रहेगा तो टूट जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा वो। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है, बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज मच वीकर देन द कार्बन बी आर बॉन्ड और कार्बन सी एल बॉन्ड और कार्बन एफ बॉन्ड। अब बी आर सी एल में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? बी आर होगा, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा है सी एल से, तो उसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वो ईजिली टूट जाएगा। ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। अब यहाँ से लीव कर गया, तो जैसे ही लीव किया तो कार्बन का तो बॉन्ड 3 हो गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस। अब जब कार्बन पे प्लस हुआ तो ये हुआ स्टेप, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन बन जाता है। तो स्टेप 2 में क्या बनता है देखते हैं आगे। और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि ये स्लो होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH माइनस Cl माइनस कुछ भी, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस लिख लेते हैं OH माइनस। अब ये कार्बोकेटायन जो होता है ना फ्लैट मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल इस टाइप से, ये जैसे पेन ऐसे तीनों फ्लैट है वैसे ही। अब क्या होगा कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये कार्बन पे प्लस है तो ये ऊपर से आ सकता है या फिर ये पेज के नीचे से आ सकता है ऐसे। तो जैसे अगर ये ऊपर से आएगा तो तीनों ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ये 3 ऊपर से आएगा तो, और अगर नीचे से आया तो ये तीनों ऐसे मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर से हम सपोज करें कि इधर से आया तो इधर R, इधर R डैश, इधर R डबल डैश, अगर इधर से न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या होता? OH माइनस इधर जुड़ जाता, और अगर इधर से आता तो ये टॉप और बॉटम की हम टॉप साइड मान लिए और इधर वाले को बॉटम साइड मान लिए, तो ये R इधर R डैश रह जाता, ये R डैश इधर चला जाता और इधर से आ जाता OH माइनस, ये प्रोडक्ट बन जाता। यानी कि कार्बोकेटायन बनने की वजह से 2 पॉसिबिलिटी है, ये बन रहा है कार्बोकेटायन इसी की वजह से 2 पॉसिबिलिटी है। क्या? कि ये 2 कंपाउंड बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और दोनों बनेगा बराबर बराबर 50% 50%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऊपर से भी आने का उतना ही होगा जितना कि नीचे से आने का। तो अब एक चीज़ नोटिस करें तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो यानी कि ये क्या बन गया? 50-50% बन गया, यानी कि ये क्या बन गया? रेसमिक मिक्सचर बन गया। तो SN1 रिएक्शन में अगर हम कायरल मॉलिक्यूल्स, इसका चारों एटम डिफरेंट है, एक R है, एक R डैश, एक R डबल डैश, तो अगर चारों एटम डिफरेंट है तो यानी कि ये कायरल है। तो अगर हम कायरल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं और अगर वो SN1 रिएक्शन देता है तो क्या होता है? उसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर अगर कोई पूछ दे क्यों बनता है, वाई SN1 रिएक्शन गिव्स रेसमिक मिक्सचर, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन इज जनरेटेड and carbocation is a flat molecule, and in flat molecule nucleophile can attack from top face or from bottom face with equal probability. That's why they give equal proportion of enantiomers 50-50%, hence they form racemic mixture, इसलिए वो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों होता है? सेकंड स्टेप फास्ट होता है क्योंकि इसमें 4 से 3 बॉन्ड हो रहा है, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जा रहा है, तो इसलिए प्रोसेस नहीं होगा जल्दी, स्लो होगा। ऑक्टेट पहले था फिर कम हो जा रहा है तो नहीं कंप्लीट, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन 6 से फिर 8 हो रहा है तो ये प्रोसेस जल्दी से होना चाहेगा, ये तो फास्ट होगा। अब एक चीज़ और, अगर रिएक्शन ये SN1 टाइप का हो रहा है तो SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल होता है K इक्वल टू K, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, 2 स्टेप है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा। तो रेट इस स्टेप में कौन है रिएक्टेंट? इस स्टेप में ये RX है रिएक्टेंट, तो सिर्फ RX के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप 2 है।
तो फर्स्ट स्टेप रिडिटरमाइनिंग है, तो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इसका पावर 1 होता है। तो रिएक्शन इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बट नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें नहीं लिखा जाएगा, तो क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब इस चीज़ को हम लोग अभी देख ही लिए कि कार्बोकेटायन बनता है इसमें, इसलिए इसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। अगर हम लोग कायरल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे तब। हाँ, अब एक चीज़ और, इसमें रिटेंशन होता है कि इन्वर्जन। रिटेंशन इन्वर्जन क्या हुआ, इसमें से हटा कौन, एक्स हटा, और ये रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट किए और एंड हुआ यहाँ पे, इस जगह पे आके एंड हुआ। तो रेसमिक मिक्सचर जो बना SN1 में, तो SN1 में एक्स जहाँ पे था OH वहीं पे जुड़ा, हाँ OH तो वहीं पे जुड़ा, नहीं यहाँ पे तो OH वहीं पे जुड़ा, लेकिन इसको अगर हम देखें, इसको और इसको कम, प्रोडक्ट ये भी है, प्रोडक्ट ये भी है, इसको और इसको कंपेयर करें तो हमको लग रहा है कि R डैश R डबल डैश वहीं पे है, जहाँ से X हटा है वहीं पे OH जुड़ा है, तो जहाँ से X हटा है वहीं पे OH जुड़ा है उसी साइड में, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला है, रिटेन रह गया, वो रिटेंशन हुआ। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें तो, इस OH से कंपेयर करें तो इससे जब कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो पता लगेगा कि X था राइट साइड में, इधर था X, और OH इधर की तरफ जुड़ा है, यहाँ पे अपोजिट, इधर था X और OH इधर जुड़ा है, तो इधर तो अपोजिट हो गया, इसमें रिटेंशन नहीं हुआ है, अपोजिट हुआ, मतलब इसमें हुआ इन्वर्जन। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होता है, तब जाके बनता है रेसमिक मिक्सचर। तो सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड बिकॉज बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैन टेक प्लेस, सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिए हम लोग। अब जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो एन्हांस्यूमर होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बाकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, नॉर्मली वो सब सेम होते हैं। ठीक है, तो एन्हांस्यूमर्स में डिफरेंट क्या होता है, जैसे इन दोनों को मिला के रख दिए, ये अलग तो नहीं कर सकते, जब अलग अलग ही होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, उस समय भी इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, ये जितना बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा उतना ही इसका होगा, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा वैसा ही इसका भी होगा, सब सेम होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर ये प्लेन पोलराइड लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा तो ये राइट रोटेट करेगा, मतलब दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल एंड अपोजिट होता है एन्हांस्यूमर्स का। और एन्हांस्यूमर्स को मिला के रख दिया अगर इक्वल प्रोपोर्शन में, तो जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो ये था, तो SN1 रिएक्शन के बारे में इतना ही कुछ था, इसमें रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ हम लोग देख लिए, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।